1940 के बाद में हमें थोड़ी सी जयपुर प्रजामंडल के लिए स्थिति विकट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ दो स्तरों पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इस प्रजामंडल के जो मुख्य नेता थे, जिनमें एक का नाम आता है विद्यार्थी आपके जमनालाल बजाज, और दूसरे जो उनके जो आपके स्तंभ थे हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के बीच में हमें कहीं ना कहीं मन मुटाव या मतभेद सामने आए हुए हैं। जब एक संगठन के टॉप लीडरशिप में किसी प्रकार का हमें मतभेद नजर आता है, तो जाहिर सी बात है उससे अधीनस्थ समर्थक या अधीनस्थ अनुयायी भी आपके प्रभावित होते हैं। तो इसके साथ में हमें दूसरी समस्या नजर आ रही है, जो इनके समर्थक हैं, उन समर्थकों, उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी हमें एक प्रकार से मतभेद नजर आ रहा है। और जब किसी संगठन के अंदर मतभेद होता है तो हमें उस संगठन में फूट पड़ती हुई नजर आती है। ऐसा ही काम यहाँ पर हुआ है कि जब आपके प्रजामंडल की एक सक्रिय नेता जिनका नाम था विद्यार्थी आपके चिरंजी लाल अग्रवाल, मेरे हिसाब से ये नाम हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था, और मैंने आपको इस बात से सचेत भी किया था कि चिरंजी लाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने, जबकि चिरंजी लाल अग्रवाल है जिन्होंने मतभेदों के कारण एक नया ही आपके संगठन खड़ा कर दिया, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील प्रजामंडल दल। तो इस प्रकार से हमें जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत पहली फूट नजर आती है, वे तब नजर आई जब आपके चिरंजी लाल अग्रवाल ने विद्यार्थियों प्रगतिशील प्रजामंडल दल का गठन कर लिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं किस तरह से आपके ये प्रजामंडल जूझ रहा है। इससे आप हम कह सकते हैं कि समस्याओं में और बढ़ोतरी काम तब हो गया जब 1942 के अंतर्गत इस प्रजामंडल के मुख्य आधार स्तंभ जमनालाल बजाज की मृत्यु हो गई। और जमनालाल बजाज की मृत्यु होने के बाद में इस संगठन के एक प्रकार से सर्वे सर्वा हीरालाल शास्त्री जी बन गए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं हमें विद्यार्थियों 1940 से 1942 के मध्य घटित होती नजर आती है। तो आप देख रहे हो कि प्रजामंडल अपनी आंतरिक स्थितियों से गुजर रहा है, विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, और इसी समय हमें राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विद्यार्थी बात ध्यान रखेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन केवल ब्रिटिश प्रांतों तक सीमित नहीं था, इसमें निश्चित रूप से रियासती जनता, रियासती प्रजा की सहभागिता थी। और इसी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विद्यार्थियों 1942 में बंबई के अंतर्गत एक आपके कार्य समिति की बैठक बुलाई। और हालांकि हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले इसे बंबई का आगे कहा जाता था। तो बंबई में इसकी बैठक बुलाई गई है, तो यहाँ पर रियासती जनता ने भी भाग लिया है, रियासती प्रतिनिधि ने भाग लिया है। और जयपुर प्रजामंडल से जो भाग लेने के लिए गए हैं वो हीरालाल शास्त्री जी गए, क्योंकि यही यहाँ के प्रजामंडल के आपके तत्कालीन अध्यक्ष थे। जब आपके बंबई के अंतर्गत जो ये कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य बैठक हुई है, तो यहाँ दो डिसीजन लिए गए हैं। पहला डिसीजन ये लिया गया था कि जो जितने भी शासक हैं उन शासकों से कहा गया था कि आप अंग्रेजों से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर लें, अंग्रेजों से पूर्णतः अपने संबंधों को समाप्त कर लें। और दूसरा जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि शासकों से कहा गया था कि वे शासन प्रजा को सौंप दें, जो आपके शासन अधिकार है वो प्रजा को सौंप दिए जाए। तो दो बिल्कुल एक आपके हम कह सकते हैं कि बेहतरीन यहाँ निर्णय लेने का काम किया गया कि रियासतों के संबंध में, जहां पहले कांग्रेस रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचती थी, यह हमें सक्रिय सहभागिता नजर आ रही है। दो डिसीजन लिए गए हैं कि शासकों को पूर्ण रूप से ब्रिटिशों से अपने संबंध विच्छेद करने हैं और अपने शासन अधिकार आपके प्रजा को देने हैं। और इस बैठक के बाद में जब हीरालाल शास्त्री जयपुर आए तो उन्होंने जयपुर के अंतर्गत प्रजामंडल की बैठक बुलाई, ताकि बंबई में होने वाली जो बैठक है उस पर विचार विमर्श किया जा सके। और जैसे ही आपकी बैठक विद्यार्थियों जयपुर के अंदर हुई है, तो यहाँ पर आपके 3 डिसीजन लिए गए हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। आप इन डिसीजनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देश की आजादी की मांग की गई, और उस आजादी के मांग के अंदर प्रजामंडलों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो रियासत है उस रियासत के अंदर एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर ये देखो, जयपुर बैठक में ब्रिटिशों से मांग की गई थी कि देश को आजाद कर दे, और राजाओं से मांग की है कि वे उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। यहाँ पर एक और डिसीजन लिया गया था कि जो ये आपके जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, इस आंदोलन के दौरान जो आपके क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनकी गिरफ्तारियां की गई है, उन गिरफ्तारियों की निंदा की गई, क्योंकि एक प्रकार से प्रदर्शन करना यह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। तो प्रजामंडल ने यह मांग की, इस प्रकार से प्रस्ताव पास किया कि हम उन सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं जो कार्रवाइयां गिरफ्तारी से जुड़ी। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि हीरालाल शास्त्री बंबई के बैठक में गए हैं, और उसके उपरांत जयपुर में उन्होंने एक डिसीजन इस प्रकार से लिया है। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उस समय आपके जयपुर में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मेरे हिसाब से जो बच्चा राजस्थान का इतिहास जिसने पढ़ रखा है वो इस नाम से बिल्कुल वाकिफ होगा। मिर्जा इस्माइल जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अगस्त क्रांति है उस आग की चपेट में जयपुर भी निश्चित रूप से आएगा।
क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अगस्त क्रांति चल रही, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही था, हालांकि फिर आंदोलन स्वतःस्फूर्त हो गया था और उस आंदोलन से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे राजस्थान की प्रजामंडल और विशेष तौर से जयपुर का प्रजामंडल। तो यहाँ पर मिर्जा इस्माइल ने कूटनीतिक स्तर पर कार्य किया और उसने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक चाल चली। वो चाल कुछ इस प्रकार से थी कि मिर्जा इस्माइल ने एक घोषणा की कि हम जल्द ही जयपुर के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। हालांकि उन्होंने समय नहीं बताया, तारीख नहीं बताई, लेकिन केवल घोषणा की है कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अब इस घोषणा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जैसे ये घोषणा करेंगे तो ये घोषणा आपके जब प्रजामंडल के पास पहुंचेगी तो फिर प्रजामंडल को आंदोलन करने का कोई मार्ग ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, वो तो हम लागू कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हुआ ठीक ऐसा ही। जैसे ही आपकी मिर्जा इस्माइल के द्वारा घोषणा की गई तो फिर जो जयपुर प्रजामंडल है, उस जयपुर प्रजामंडल ने अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन से एक प्रकार से तटस्थ कर लिया। यह हम यहाँ पर सामान्य बातों में कहें तो वो आंदोलन से अलग ही रहे, उसमें किसी प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जयपुर प्रजामंडल के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात पर अपना विरोध प्रकट किया। जहां राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ रहा है, राजस्थान की रियासतों के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर जयपुर इस मामले में दूर कैसे रह सकता है। और इस बात का भी हमें एक प्रकार से विरोध जयपुर प्रजामंडल देखने को मिला जब वहां के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता जैसे बाबा हरिश्चंद्र, नाम याद रखेंगे, इनके संबंध में नाम पूछे जा चुके हैं, हंस डी रॉय, हालांकि ये नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों रामकरण जोशी, ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। और इनके साथ और थे विद्यार्थियों आपके दौलतमल भंडारी। इस प्रकार से हमें 4 नाम नजर आते हैं जिनके नेतृत्व के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल की उस डिसीजन का विरोध किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन में आपसे सहभागिता नहीं रखेंगे। अब विद्यार्थियों, जैसे ही उन्होंने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर फूट पड़ी और इन चारों के नेतृत्व के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल से अलग एक नया गुट बना जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चे ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो अगस्त क्रांति, उस अगस्त क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई, सक्रिय सहभागिता निभाई। देखिए विद्यार्थियों, पहले जब आंतरिक फूट पड़ी थी तो प्रगतिशील प्रजामंडल दल बना, दोबारा फूट पड़ रही है तो विद्यार्थियों यहाँ पर आजाद मोर्चा गठन हो रहा है। प्रगतिशील प्रजामंडल दल चिरंजीवी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में बना था और ये आपके जो आजाद मोर्चा बन रहा है ये आपके बाबा हरिश्चंद्र, हंस डी रॉय, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी के नेतृत्व मिल रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, इन नामों के से अंगुलियों पर छोटे बच्चे की तरह गिने नहीं, इनको 4-5 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्रश्न पत्रों में वैसे ही प्रश्न खुद कहता है कि 25% क्या सही है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें तो एक ऑप्शन से होना ही है। और 5-6 बार पढ़ते हो किसी चीज को तो फिर आप गलत जो ऑप्शन होते हैं उसको आप छांट सकते हो, सही ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हो। तो रटना नहीं है बच्चों की तरह, उसको केवल एक समझे, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक कहानी के रूप में समझे तो चीजें और आसान हो जाती है। तो यहाँ पर 1942 में वो स्थिति आ चुकी है जब हम फिर से एक प्रकार से ये जो प्रजामंडल है हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके विद्यार्थियों, जो ये सवाल था आपके आरएस मेंस से पूछा गया था, अब 1942 में जब आजाद मोर्चा गठन हो गया तो क्या कहानी यही समाप्त हो गई? क्या नहीं। जैसे आपके प्रजामंडल में फूट पड़ी है तो इसका सीधा प्रभाव आपके हीरालाल शास्त्री पर पड़ा है। हीरालाल शास्त्री जी एक विकट स्थिति, एक विकट मनोदशा में फंस चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि प्रजामंडल का विघटन हो चुका है और जब प्रजामंडल का विघटन हुआ है, जो नई शाखा बनी है वो तो आपके आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। जयपुर की आम जनता उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए सड़कों पर आ रही है और प्रजामंडल की ओर देख रही है कब वो आपके आंदोलन खड़ा करे। जनता आंदोलन की मांग कर रही है पर प्रजामंडल पीछे हट रहा, नेतृत्व पीछे हट रहा। तो प्रजामंडल की साख बचाने के लिए एक प्रकार से हीरालाल शास्त्री कह सकते हैं कि अपने मनोदशा को एक सही मार्ग पर लाने के लिए वो निर्णय लेते हैं कि हमें जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए। और 16 सितंबर, तारीख याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो और भी बढ़िया है, 16 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आपके हीरालाल शास्त्री जी पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर अपनी मनोदशा से आपके परिचित करवाते हैं कि जो आपने घोषणा की थी उत्तरदायी शासन की, उस संबंध में अभी तक आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो हो सके हमें आने वाले दिनों में आंदोलन की ओर जाना पड़े। और इसी पत्र के प्रत्युत्तर में अगले ही दिन आपके 17 सितंबर 1942, 17 तारीख थोड़ी सी याद रख लेना आप, 17 सितंबर 1942 फिर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में एक आपकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के दौरान जो शर्तें निश्चित होती है, जो समझौते निश्चित होते हैं, जो प्रस्ताव निश्चित होते हैं, उसे इतिहास में जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सामान्य सी बात है, जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के मुखिया हीरालाल शास्त्री जी के मध्य आपके होता है।